अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। पहले तो अम्मी को कोई रिश्ता पसंद ना आता था। बाजी 26 की हो गई। हर किसी ने एहसास दिलाया कि तुम किस किस्म के मनपसंद रिश्ते के इंतजार में हो। अगर तैयबा की उम्र कुछ और आगे को सरक गई तो फिर मुनासिब रिश्ता ढूंढती हाथ मलती रह जाओगी। अब जो रिश्ता उनको पसंद आया वो हर लिहाज से बेहतर था। लड़का पढ़ा लिखा, खूबरू, बाजी से 1 साल बड़ा और खुशहाल घराना था। लेकिन एक खदशा था कि 6 बिन ब्याही नंदों और 7 देवरों के हमराह रहने से कहीं ऐसे मसाइल ना पैदा हो जाएं कि बाजी का जीना दूभर हो जाए। खैर, अल्लाह का नाम लेकर मेरी वालदा ने लड़के वालों को हाँ कर दी और बाजी की शादी नौमान भाई से हो गई। बाजी के शोहर अगरचे अच्छे इंसान थे, मेरी बहन को चाहते थे, उनका ख्याल रखने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ससुराल में इतने बहुत से लोगों में 2-3 ऐसे भी होते हैं जो वजह बेसुकूनी बनते हैं। गर्ज बाजी सिर्फ 5 साल शोहर के घर रह सकी और 3 बच्चे लेकर मैके आ गईं। ये नहीं कि वो खुद अपना घर छोड़कर मैके आई थी। नौमान भाई ने ही रोज रोज नंदों की चिक चिक से बीवी की जान छुड़वाने को उन्हें हमारे यहाँ छोड़ दिया था। कहा कि अलहदा घर का इंतजाम कर लूं तो ले जाऊंगा। मेरे घर के तो सारे ही लोग तैयबा की जान का आजार बने हैं। यहाँ मेरे बच्चे कुछ दिन सुकून से रह लेंगे। बाजी को मैके पहुंचाने के बाद हमारे बहनोई का दिल भी ना लगा और वो घर छोड़कर एक दोस्त के मकान में मुंतकिल हो गए। ये मकान अक्सर खाली रहता। वो दोस्त अपनी मुलाजमत की वजह से कभी कहीं और कभी कहीं होता। कभी कभी मकान की देखभाल को आता था। इस मकान के पड़ोस में एक बेवा औरत और उसकी मुतलका बेटी रिहाइश पजीर थी। बूढ़ी खातून से नौमान भाई ने अपने लिए खाना बनाने की दरख्वास्त की। यूं ये माँ बेटियां मेरे बहनोई साहब को खाना बनाकर देने लगी। बाजों का जो गुमान में नहीं होता वो हो जाता है। किसी ने सोचा भी ना था कि ये सब हो जाएगा, कि खुद नौमान भाई ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कुदरत अजीब खेल खेलती है। ना जाने किस लम्हे नौमान को बेवा की मुतलका बेटी सफिया पसंद आ गई। वो खाना ऐसा उम्दा और लजीज बनाती थी। दोनों में पसंदीदगी इस्तवार हो गई और उन्होंने सफिया से निकाह कर लिया और फिर अपनी नई जिंदगी में ऐसे गुम हुए कि पहली बीवी और बच्चों के साथ ही अपने वालदैन और बहन भाइयों तक को भूल गए। उन्होंने पलटकर किसी की खबर ना ली। शायद वो औरत कोई जादूगरनी थी या फिर बहनोई अपने घर वालों को ही अपनी बर्बादी की वजह और खुशियों का कातिल समझते थे। मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, वो कमाने के काबिल ना रहे थे। बड़े भाई मुलाजमत करते थे और वही घर के अखराजात बर्दाश्त कर रहे थे। तीनों मेरे भाई शादीशुदा बच्चों वाले थे। हमारी माँ बेटियों की मोहताज थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। उनको मेरी फिक्र भी खाए जाती थी। बाजी 3 साल हमारे घर रही। भाइयों ने उनका और उनके बच्चों का खर्चा बर्दाश्त किया। इसी इसना में मेरी भी शादी हो गई। मैं ब्याह कर पहले इस्लामाबाद फिर स्वीडन चली गई। वहाँ सेटल होने के चक्कर में हम अपने मसाइल में उलझ गए। स्वीडन में मैं मेरे मियाँ पढ़ भी रहे थे और हम दोनों नौकरी भी करते थे। हमको फुर्सत ना थी कि मैके के हालात खंगालते। भाभीियों ने पहले सब्र से काम लिया। फिर जब उनको यकीन हो गया कि अब ये शादीशुदा नंद तैयबा और उसके तीनों बच्चे हम पर मुस्तकिल बोझ हैं, तो उनके रवैये रोज बरोज बदलने लगे। वो बाजी को मुलाजमा का दर्जा देने लगी। बात बे बात बाजी और अम्मी को तंग करने लगी। उनके बच्चों की मामूली शरारतों पर भी उनको पीटने लगी। अगर अम्मा कुछ कहती तो उनको बेनुक्त सुना देती। शोहरों के अलग कान भरती, जिसकी वजह से मेरे भाई भी माँ और बहन के खिलाफ हो गए और अम्मी को बाजी की तरफदारी पर कसूरवार गर्दानने लगे। जब भाभियां बच्चों की वजह से बाजी पर बिगड़ जाती तो भाइयों के तेवर मेरी वालदा से खराब हो जाते। इस सूरत हाल ने अम्मी और बाजी को बौखला दिया। हालांकि बाजी मुलाजमा के साथ मिलकर बराबर से भाभियों के सारे काम करती, किचन संभालती, खाना पकाती, हत्ता के भाइयों के कपड़े और भाभियों के बच्चों के यूनिफॉर्म तक इस्त्री करके रखती थी। लेकिन वो फिर भी उनसे खुश ना होती, बल्कि उनको और उनके बच्चों को अपने दर पर पड़ा कूड़ा समझकर मुंह फेर लेती। मैके में कयाम का कसूर ना था। जब तक वालिद जिंदा रहे भाई और भाभियां अंदर अंदर घुटते रहे। मुंह से कुछ उनके सामने ना कह सकते थे। उनके फौत होने के बाद तो भाइयों ने अम्मी जान को घर का खर्चा देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को पाल रही थी। हमारी मुलाजमा सलीमा काफी पुरानी और नेक दिल औरत थी। वो गरीब जरूर थी लेकिन दिल की गरीब ना थी।
वो बाजी से भाभीियों का बुरा सलूक देखकर कुटती। एक दिन बड़ी भाभी ने मेरी बहन से साफ कह दिया कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, या तो बच्चों को उनकी दादी के हवाले कर दो और शोहर से खुला लेकर और शादी कर लो, या फिर जहाँ चाहे जाकर रहो, लेकिन हमारे घर से चली जाओ। दूसरी भाभी बोली, अगर अम्मा तुम्हारी हमायती बने तो बेशक उनको साथ ले जाओ। मुलाजमा ये सारी बातें सुन रही थी। बाजी और अम्मी रो रही थी। मुलाजमा को बहुत दुख हुआ। उसने बाजी को चुप कराया, तसल्ली दी। बाजी ने सलीमा से कहा, खाला तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? 3 बच्चों का साथ है, ससुराल वाले मुझे रखते नहीं और शोहर का कुछ अता पता नहीं है। तुम किसी घर मुझको काम दिलवा दो। अगर वो लोग रिहाइश दे दें और मेरे 3 बच्चों को भी रख ले तो मैं मुलाजमत करने को भी तैयार हूँ। बीबी, आजकल वैसे लोग नहीं रहे जो आपके साथ आपके 3 बच्चों को भी अपने घर रहने दें। तो फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो। बच्चे वहाँ रहेंगे तो मैं कहीं मुलाजमत कर लूंगी। मैं रख तो लूं बीबी तैयबा, लेकिन आपके घर वाले क्या ये गवारा कर लेंगे? उनको इस बात की क्या परवाह है मैं जहाँ रहूं। भाई भी इतने रूखे हो गए हैं कि मुझसे बात तक नहीं करते और अम्मा का खर्चा बंद कर दिया है, और ज्यादा क्या वो मुझसे बेजारी का इजहार करेंगे? इन सब का यही मुतालबा है कि मैं अपने बच्चे संगदिल नंदो और सास के पास छोड़ आऊं। जानती हूँ वहाँ बगैर माँ बाप उनसे क्या सलूक होगा। अव्वल तो वो उनको रखने के नहीं, जब बाप ने ही उनको छोड़ दिया वो क्यों रखेंगे? मैं मर जाऊंगी मगर अदालत में नोमान पर खुला के लिए केस ना करूंगी, ना दूसरी शादी करूंगी। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं और नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लूं। खाला तुम कुछ दिन को मुझे अपने घर रख लो। तैयबा बीबी, मैं रख तो लूं लेकिन मैं तो झुग्गी में रहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ झुग्गी में रह लूंगी। मेरी झुग्गी इतनी छोटी है कि इसमें 2-3 लोग आड़े टेढ़े सोते हैं। आप कैसे रह लेंगी? अच्छा तो ये बताओ कि झुग्गी बनाने में कितना खर्चा आता है? मैं तुम्हारी झुग्गी के नजदीक झुग्गी डाल लूंगी। आप जवान जहाँ हैं, बच्चों के साथ अकेली रह लेंगी? रह लूंगी। तुम्हारा घराना तो साथ होगा, तुम्हारा बेटा और बहू है, वही मेरा ख्याल रख लेंगे। जब बाजी को जारो जार रोते देखा, हमारी मुलाजमा खाला सलीमा ने तसल्ली दी। कहा कि ठीक है आप आ जाइए मेरे घर, लेकिन आपके भाइयों को खबर ना हो वरना मुझको मोटे इल्जाम ठहराएंगे। जहाँ वो रहती थी उसने वहाँ का पता समझा दिया। बोली, आप खुद आ जाना, क्योंकि मेरे साथ चलेंगी तो आपके घर वाले मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। सलीमा समझ रही थी कि ये वक्ती फैसला है, कहाँ तैयबा घर से निकलेगी, लेकिन बाजी ने भी ठान ली थी। शाम को बगैर किसी को बताए चुपके से बच्चों को लेकर घर से निकल गई। सड़क से रिक्शा लिया और उसको पता बता दिया। वो शायद इस मैदान में बनी किसी झुग्गी का नशीन था। वो उनको सही जगह ले गया। बाजी ने यूं अपनी मुलाजमा की झुग्गी में जा ठिकाना किया। सलीमा खाला ने सच कहा था। उनकी झुग्गी में सिर्फ 3 चारपाइयां समा सकती थी। एक चारपाई की जगह खाली थी जहाँ बैठकर उनकी बहू खाना पकाती थी। उस रात वो सास और बहू एक चारपाई पर सोई और सलीमा खाला का बेटा कहीं बाहर जा सोया। दूसरी चारपाइयों पर बाजी और उनके 3 बच्चे सोए। सारी रात उनको मच्छरों ने सोने ना दिया। अब बाजी को एहसास हुआ कि वाकई खाला सलीमा ने सही कहा था। सुबह जब वो काम पर आई, अम्मी रो रो कर निढाल थी। भाभियां कह रही थी कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है, वरना तुमको तो कम अज कम बता कर ही जाती कि कहाँ जा रही है। सलीमा खाला से अम्मी की हालत ना देखी गई। उनको चुपके से बाखबर कर दिया कि तुम्हारी बेटी मेरे पास मौजूद है, फिक्र ना करो, मेरे साथ चलकर उसको समझा बुझा कर ले आओ। वो नाजो पली भला कहाँ एक गरीब की झुग्गी में रह सकती है, और कितने दिन। ये सुनकर अम्मी की जान में जान आई और शाम को खाला सलीमा के साथ उसके घर चली गई। बाजी माँ से लिपट कर खूब रोई। अम्मा ने कहा, तुम्हारे भाई और भाभियां जैसा भी सलूक करें, अपने हैं, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन बाजी जाने पर राजी ना हुई। माँ को मजबूर किया कि तुम भी मेरे साथ रहो, हम यहाँ झुग्गी डाल लेते हैं, तुम बच्चों को संभालना, मैं कहीं मुलाजमत कर लूंगी। गर्ज बाजी ने अम्मी को घर वापस जाने ना दिया और अपनी सोने की बालियां खाला सलीमा के बेटे को देकर कहा, सामान ले आओ, मैंने इसी मैदान में आप लोगों के करीब झुग्गी डालनी है। वो बेचारा हक्का बक्का सा बाजी के इसरार पर बांस चटाइयां वगैरह ले आया, लेकिन वहाँ के लोगों ने बाजी को झुग्गी डालने ना दी, क्योंकि बाजी और बच्चों के कपड़ों से उनको अंदाजा हो गया कि ये हमारे तबके के नहीं हैं, किसी खुशहाल घराने की हैं। ना जाने क्या मामला है जो यहाँ रहना चाहती हैं। मैदान में सारी झुग्गियों के मर्द इकट्ठे हो गए और ये बेचारियां परेशान हाल सामान पर बैठी थी कि एक वाकिफकार शख्स ने बच्चों को पहचान लिया। ये एक वैन ड्राइवर था जो भाई के बच्चों को स्कूल लाता ले जाता था। उसका नाम मंजूर था। मंजूर भागा हुआ मेरे भाई के पास आया और उनको बताया, हमीद साहब, आपके भांजे भांजी और आपकी हमशीरा और वालदा फला जगह बैठी हैं और मुश्किल में हैं।
बड़े भाई फौरन मंजूर के साथ मैदान पहुंचे। अपनी माँ, बहन और उनके बच्चों को यहाँ देखकर उनका सर शर्म से झुक गया। उनको गैरत आई और झुकी का सामान, बांसों और चटाइयों वगैरह को आग लगा दी। अम्मी बाजी और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर घर ले आए और बहुत गुस्सा किया कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। गुस्सा था तो मुझसे झगड़ती, घर के बर्तन तोड़ देती, लेकिन तुमने तो ये क्या किया, झुग्गी डालने चली गई। बाजी क्या जवाब देती। अम्मा ने कहा, हाँ मियाँ बोलो, जो जी में आए बोलो। तुमने तो मुझको खर्चा देना भी बंद कर दिया, इसी बहन के कारण कि 2 नवाले उसको खिला रहे थे। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी और भाभीियों की चाकरी करती है, तो ही तुम्हारी कमाई से 2 नवाले खाती है। अब काहे की गैरत आ रही है तुमको? और अपने दोनों भाइयों से भी पूछो जरा कि उनकी बीवियां कैसा सलूक करती हैं, सारा दिन तैयबा के बच्चों से। इससे तो अच्छा है कि इन बच्चों को तुम अपने हाथों यतीम खाने में जमा करा कर आ जाओ। माँ के भी सब्र का बंद आज टूट गया था। बिल आखिर ये फैसला हुआ कि तीनों भाई मिलकर बहन और उसके बच्चों का खर्चा उठाएंगे और मकान की छत पर तैयबा के लिए 2 कमरे बनवा देंगे। आखिर तो इस जायदाद में उनका भी हिस्सा था कि मकान बाप दादा की विरासत से था। यूं बाजी को आफियत नसीब हुई, ताहम स्कूल से आकर मुमानिया इन बच्चों को बैठने ना देती। खास तौर पर बाजी के बड़े वाले बेटे एहसन को, जो इन दिनों अभी सिर्फ 12 वर्ष का था। एक रोज वो बड़ी भाभी के कमरे के जाले उतार रहा था। उससे उनका एक कीमती गुलदान टूट गया जो वो जहेज में लाई थी। बस फिर क्या था, उन्होंने वही छड़ी उठाई जिससे वो जाले उतार रहा था और एहसन को खूब पीटा और बोली, निकल जाओ यहाँ से और फिर मुझे अपनी ये मनहूस सूरत मत दिखाना। एहसन डर गया। भाभी ने तो गुस्से में ऐसा क्या कहा था। वो सचमुच यही समझा कि अब उनको अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। उसने माँ का बटवा उठा लिया और घर से चला गया। रात तक ना लौटा तो अम्मी और बाजी परेशान हो गई। भाई आए, उनसे अहवाल बताया। वो भी ढूंढने निकले, लेकिन लड़का तो ऐसा गायब हुआ कि फिर ना मिला। बाजी रो रो कर नीम जान हो गई। एहसन इतना जानता था कि उसका बाप लाहौर में रहता है, मगर कहाँ ये मालूम ना था। वो बस में सवार होकर लाहौर चला गया। माँ से सुन रखा था कि लाहौर के किसी इलाके में घर लिया था, लेकिन जिस इलाके में घर लिया था तो वो बहुत बड़ा इलाका था। इतने सारे मकानात थे, क्या मालूम वो कौन से मकान में रहता था। एहसन वहाँ इधर उधर घूम रहा था कि उसको भूख लगी। वो एक नान बाई की दुकान पर पहुंचा और रोटी खरीदने को बटवा निकाला जिसमें उसके बाप और माँ की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर को उसने नान बाई से छुपा लिया और रोटी दाल लेकर एक कोने में खाने को बैठ गया। शाम हो रही थी। खाना खाने के बाद वो फिर इधर उधर देखने लगा कि कहाँ ठिकाना करे, रात हो जाएगी तो कहाँ सोएगा। तभी उसकी नजर सामने सड़क पार मस्जिद पर पड़ी। वो वहां चला गया। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। वो भी आखिरी सफ में जा खड़ा हुआ। नमाज खत्म हो गई। नमाजी मस्जिद से निकलने लगे, मगर वो मस्जिद के सहन में एक तरफ बैठ गया क्योंकि बहुत थक गया था। दीवार से टेक लगाई तो नींद आ गई, वहाँ ही सो गया। ईशा की नमाज पढ़ाने इमाम मस्जिद इधर से गुजरे तो उन्होंने एहसन को जगाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं साहिवाल से आया हूँ, मेरे वालिद यहाँ रहते हैं। उनका घर ढूंढना था, थक गया तो मस्जिद आ गया। जरा देर को सस्ता रहा था, नींद आ गई। अच्छा बेटे, तो मेरा इंतजार करो, ईशा की नमाज हो लेने दो, यहाँ ही रुके रहना, मैं तुमसे बात करूंगा। ईशा की नमाज खत्म हो गई, लोग चले गए। इमाम साहब एहसन के पास आए, पूछा, खाना खाया है? दोपहर को सामने वाले नान बाई से लेकर खाया था, अब कहाँ जाकर सो गए? सोने की तो कोई जगह नहीं है। अच्छा तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, रात को वहाँ सो जाना, सुबह तुम्हारे वालिद को तलाश करने की कोई सबील निकालेंगे। एहसन उनके साथ हो लिया। इमाम साहब का घर मस्जिद के साथ ही था, वहाँ उनकी बीवी बच्चे भी थे। एहसन को उनकी बीवी ने खाना दिया और बिस्तर भी एक तरफ बिछा दिया और बोली कि आराम से सो जाओ। अब ये मामूल हो गया कि इमाम साहब के साथ वो सुबह मस्जिद चला जाता और हर नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से निकलते वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाता कि शायद कोई ऐसा शख्स जिसकी शक्ल माँ के बटवे में लगी बाप की तस्वीर से मिलती हो उसको नजर आ जाए। शायद उसका बाप जिसका घर उस इलाके में माँ ने बताया था यहाँ नमाज पढ़ने आता हो और कभी उसको वो तस्वीर की मदद से पहचान ले। एहसन एक बच्चा था और उसने ऐसी तसव्वुराती बातें सोच ली थी। एक रोज इमाम साहब की बीवी ने कहा, बेटा एहसन, या तो मदरसे में दाखिला ले लो और कुछ इल्म हासिल कर लो, या फिर अपने पाँव पर खड़े होने की कोई तदबीर करो। ऐसे किसी के दर पर पड़े रहने से तो तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरेगी और ना इस तरह तुम्हारा बाप तुमको मिल सकता है। एहसन ने उस औरत की बात गिरा में बांध ली। माँ के बटवे में कुछ रुपए थे, उसने उनसे काम शुरू करने की सोची। वो नान बाई के पास गया और पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? वो बोला, यहाँ तो 2 लड़के पहले से मौजूद हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो सामने स्कूल के पास जो खोखा है वहाँ चले जाओ। कल ही खोखे वाला मुझे कह रहा था कि उसको एक लड़के की जरूरत है। वो वहाँ गया। ये पान वाले का खोखा था। उसने नान बाई का हवाला दिया। वो बोला, तुम रहते कहाँ हो? इमाम साहब के पास। तो उनके मदरसे में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? इस तरह मैं अपने वालिद को ना ढूंढ सकूंगा। फिर उसने खोखे वाले को अपनी रोदात मुख्तसर सुना दी और बटवे में लगी अपने वालदैन की तस्वीर भी दिखा दी। वो बोला, मुझे शक पड़ता है कि इस तस्वीर से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आता है। तुम ऐसा करो कि कुछ टाफियां, बिस्किट और मूंगफली के पैकेट लेकर स्कूल के दीवार के पास बैठ जाओ। बच्चे इधर से गुजरते हुए तुमसे ये चीजें खरीदेंगे। रकम भी दुगनी हो जाएगी और मुमकिन है कि तुम्हारा बाप भी तुमको मिल जाए। खोखे वाले ने तो बस ऐसे ही हमदर्दी में उसको ये मशवरा दिया था और टाफियां, बिस्किट वगैरह के पैकेट भी अपने खोखे से उठाकर दे दिए थे। ऐसा ने उसकी बात पर अमल किया। खोखे वाले ने एक बेल्ट वाली ट्रे में ये सब चीजें उसको सजा कर दे दी और पट्टे वाली ट्रे को गले में लटकाकर स्कूल की दीवार के पास एक स्टूल पर बैठ गया। ये स्टूल भी उसको खोखे वाले ने ही दिया था। एक दिन एक शख्स अपने बच्चे को स्कूल से लेने आया। बच्चा जब एहसन के करीब से गुजरा तो वो टाफियां लेने को मचल गया। बाप ने रुककर उसको टाफियां खरीद कर दी। एहसन ने बकिया 10 रुपए के लिए बटवा निकाला और खोलकर एहतियात से 10 का नोट निकाला। तभी उस शख्स ने बटवे में लगी तस्वीर देख ली और पूछा, लड़के ये तस्वीर किसकी है? जरा मुझे दिखाना। क्यों दिखाऊं? मुझे लगता है कि इस तस्वीर वाले आदमी को मैंने कहीं देखा है। एहसन सोच में पड़ गया क्योंकि बाप की तस्वीर के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी थी। घबराओ नहीं, तो मुझको तस्वीर दिखा दो। ये शख्स लाहौर में रहता है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अब एहसन को हौसला हुआ। उसने बटवा खोलकर पूरी तस्वीर उसके सामने कर दी। एहसन को जिस तरह उसने गौर से देखा, एहसन भी उसी तरह उसको मुतजस्सिस निगाहों से देख रहा था। क्योंकि तस्वीर से उस आदमी को मुशाहबत मालूम होती थी। उस शख्स का दिल धड़का। कहा कि तुम एहसन हो? हाँ। और आप अब्बा हो? हाँ मेरे बच्चे, तेरी ये हालत। उसने यकदम लड़के को सीने से लगा लिया। 7 वर्ष बाद बेटे की शक्ल देखी। सीने से लगाया तो बाप के खून ने जोश मारा। एहसन को लेकर नोमान घर आ गए। सफिया से कहा, बीवी इसको खाना वगैरह खिलाओ, तब तक मैं नए कपड़े उसके लिए लेकर बाजार से आता हूँ। खबरदार, जो तुमने उसके बारे में कोताही की, ये मेरा लखते जिगर तुम्हारे कारण इस हाल को पहुँचा है। न जाने औरों का हाल इससे अच्छा है या बुरा है। एहसन ने बाप को हर मुसीबत जो उसकी माँ और बच्चों पर बीती सुनाई। वो रोए और बोले, जिनको बाप छोड़ देते हैं उन बच्चों की हालत ऐसी ही हो जाती है। 2 दिन बाद वो एहसन को लेकर भाई के घर आ गए। भाई तो कोई भी उसको देखने का रवादार ना था, मगर मेरी बाजी जी उठी जैसे उनमें किसी ने जान डाल दी हो। कोई भी सुलह पर तैयार ना था, लेकिन बाजी ने कहा, इतनी मुद्दत बाद मेरा सुहाग लौट आया है, मैं इस मौके को क्यों हाथ से गंवा दूं। नोमान मुझे लेने आए हैं, मैं जरूर उनके साथ जाऊंगी। मेरे बच्चों को तो उनका खोया हुआ बाप मिल गया है। वो झटपट अपने शोहर के साथ जाने पर तैयार हो गई। सौतन के साथ गुजारा करना भी गवारा कर लिया। लेकिन सफिया ने जो अचानक 7 वर्ष बाद सौतन देखी, सदमे से दीवार से जा लगी। बाजी ने उस औरत को संभाला, दिलासा दिया, मगर सफिया सौतन का दुख बर्दाश्त करने वालों में से ना थी। इसलिए ये दुख जी को लगा लिया और अंदर अंदर घुलने लगी, यहाँ तक के बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई। बाजी ने इस बीमार की बहुत देखभाल की। वो 3 साल चारपाई पर पड़ी रही। बिल आखिर इस जहां से रुखसत हो गई। उसके बेटे को भी बाजी ने अपने बच्चों की तरह पाला कि वो अपने सौतेले बहन भाइयों में इस तरह घुल मिल गया कि अब यही समझता है जैसे वो भी मेरी बहन के बतन से पैदा हुआ हो। लोग जब ये किस्से सुनते हैं हैरान होते हैं। सच है, सब्र करने और उम्मीद का दामन ना छोड़ने वालों के दिन ऐसे ही फिरते हैं कि किसी को यकीन नहीं आता। आज बाजी के बच्चे जवान हैं और वो आराम और सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं।